डॉक्टर रीमा कपूर जी से मैं आग्रह करता हूं कृपया मंच पे आए और बहन जी का पुष्प गुच्छ देके बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करें। देख सकते हैं चिकित्सा हाउस के द्वारा सीनियर जी का स्वागत किया जा रहा है चूड़ी पहनाकर और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। ये सब मेरी मम्मी की डॉक्टर है। तभी इनका नाम अगर डॉक्टर जीएल शर्मा जी आ गए हैं तो कृपया मंच पे आए। मेरे सभी डेंटल एसोसिएशन के जितने भी सभी साथी चिकित्सक सम्मानित बंधु हैं, मैं सभी को मंच पे आमंत्रित करता हूं कि वो भी मंत्री जी का मूवमेंट देकर उनका भी स्वागत करें। सामने पूरी टीम यहाँ पे मंत्री जी का यहाँ पे स्वागत कर रही है, पटका पहना के, शॉल उड़ा के और बुक्के दे के। इंडियन डेंटल एसोसिएशन की तरफ से कृष्ण पाल गुर्जर जी को सम्मानित किया गया। दोस्तों देख सकते हैं तमाम यहाँ पे डेंटिस्ट। तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब भी बहुत मेहनती और रातें मेहनत करने वाले इंसान है। पलवल में इन्होंने बहुत अच्छा मतलब अपना चिकित्सा प्रकोष्ठ का जो भव्य प्रचार कर रहे हैं भाजपा पार्टी का, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। पीछे चलो। देखिए, लोकतंत्र के महापर्व का छठा चरण का मतदान आने वाली 25 तारीख को 25 मई को होने जा रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी सम्मानित साथियों से गुजारिश करता हूं, अनुरोध करता हूं, आपका वंदन करता हूं कि माननीय श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी को 10 लाख पार इस बार करा दो और मोदी जी की फिर से एक बार सरकार बना दो। अब की बार, अब की बार, अब की बार, फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब मैं अपनी बड़ी बहन पुनीता जी को मंच पे आमंत्रित कर दूंगा, कृपया वो भी मंच को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। नमस्कार। पहले तो सबका दिल से शुक्रिया, आप सब मेरे एक कॉल पर यहाँ पहुँचे और मंत्री जी के स्वागत समारोह में सम्मिलित हुए। बहुत बहुत दिल से आभार और जय श्री राम और जय मोदी जी। मेडिकोस फॉर मोदी, हर घर मोदी। सर, मैं सबको बताना चाहूँगी कि हमारे मोदी जी के टेन्योर में हमारे मेडिकल प्रोफेशन में कितना ज़्यादा हमने अच्छा सा आगे गेन किया है। सबसे पहला तो आयुष्मान कार्ड है कि हर जने को आयुष्मान कार्ड की जो मिला है 5 लाख का, पर सर उसको थोड़ा सा रेनोवेट करने की ज़रूरत है क्योंकि थोड़ा हमारे डॉक्टर्स को पेमेंट का इशू है। सर, इस पॉइंट पे हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। और मोदी जी के टाइम पे हमने देखा कोविड में हम सब डॉक्टर्स ने मिलके गवर्नमेंट के साथ मिलके जितनी वैक्सीन है मिलके बहुत अच्छे से मैनेज किया कोविड को। और देशों के मुकाबले हमने कोविड को बहुत अच्छे से मैनेज किया। उसके लिए मेरे सब डॉक्टर भाई बंधुओं का और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में हमने 2000 डॉक्टर्स जो खोए हैं उनके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनकी वजह से शायद हम सुरक्षित हैं, जिन्होंने पहले दिन से कोविड वार्ड में काम किया और हमें सुरक्षित निकाल पाए। एम्स जो हैं हमारे देश में, कितने एम्स नए बने हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही 5 और नए एम्स के क्या शिलान्यास किया गया है। और वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है हमारा वो किसी से छुपा नहीं है कि हमने अपने देश के लोगों को तो दिया ही वैक्सीनेशन कोविड के टाइम पे, बट बाहर के मुल्कों में जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनको भी हमने कोविड वैक्सीनेशन दिया। प्लस एक इंद्रधनुष योजना है हमारे प्रधानमंत्री जी की,
हमारे देश की स्वास्थ्य विभाग की, जिसमें हम छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन करते हैं, जिस इंद्रधनुष का नाम दिया गया है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में लगती है, जिसमें डीपीडी जो हम कहते हैं डिप्थीरिया, परट्यूसिस एंड उसका ट्यूबरक्लोसिस, पोलियोमाइलाइटिस है, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी एंड मेनिंजाइटिस, ये सारी वैक्सीनेशन इंद्रधनुष के तहत गवर्नमेंट सेटअप्स में फ्री मिलती है। और सबसे बड़ा धन्यवाद कृष्णलाल गुर्जर जी का। सर के रहते हुए हमारे जो हियरिंग इम्पेयर्ड लोग हैं, गवर्नमेंट की द्वारा सुविधा दिए जाने पे श्री कृष्णलाल गुर्जर जी की वजह से 300 हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों, बच्चों को कॉकलियर इम्प्लांट लगाया गया। एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर कृष्णलाल गुर्जर जी फॉर दिस। एंड हम चाहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और हमारे कृष्णलाल गुर्जर जी को विजयी बनाएं और अपने प्रधानमंत्री जी को 400 के पार हमने इलेक्शन में जिताना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच। अब इसी कड़ी में मैं पलवल के बड़े भाई आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर गुलशन अरोड़ा जी को मंच पे आमंत्रित करता हूँ। कृपया वो भी मंच पे आए और 2 मिनट का समय लेके मंच को संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब भी बहुत मेहनती और रात दिन मेहनत करने वाले इंसान है। पलवल में इन्होंने बहुत अच्छा मतलब अपना चिकित्सा प्रकोष्ठ का जो भव्य प्रचार कर रहे हैं भाजपा पार्टी का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सबका, जो इतने कम समय में होने के बाद भी मुझे 2 मिनट बोलने का समय दिया गया। पूरी पलवल की आईएमए, पूरी डॉक्टर की फेडरेशन, बीएमएस, इवन ऑल द आरएमपीज एंड इवन ऑल द पैरामेडिकल स्टाफ, यानी जितनी भी लैब एसोसिएशन है, सबने मिलकर हमने एक ग्रुप बना लिया है और पूरा सपोर्ट हमारा चौधरी कृष्णलाल गुर्जर जी के साथ है। हम अब की बार पूरे बहुमत से, पिछली बार 6.5 लाख था, पूरी कोशिश रहेगी इस बार 10 लाख वोटों से कम जिताने की कोशिश करेंगे। हम डोर टू डोर जा रहे हैं। हमारा नारा 400 पार का था, पर मुझे लगता है कि मोदी जी को ये नारा 500 पार करना चाहिए था, क्योंकि 543 सीटों में से मोदी जी डिजर्व मोर देन 500। तो मेरी ये अपनी सोच है कि 400 की जगह में कहना चाहिए मोदी जी इस बार 500 पार। तो मैं तहे दिल से कृष्णलाल गुर्जर जी का शुक्रिया अदा करूंगा। जब जब हमें जरूरत पड़ी है पलवल को, उन्होंने हर तरह से हमारी मदद करी है। मैं चाहूंगा कि उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर इसी तरह बना रहे और उनका साथ हम हमेशा तन मन धन से देते रहेंगे, ये हमारा वादा है। हम उनसे हमेशा यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे ऊपर भी वो सिर के ऊपर इसी तरह हाथ रख करके हमें आशीर्वाद देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसी कड़ी में मैं हमारे फार्मेसी काउंसिल के जो चेयरमैन हैं धनेश अदलखा जी, मैं उनको मंच पे आमंत्रित करूंगा कि वो भी मंच को संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आदर एवं सम्मान के योग चिकित्सा प्रकोष्ठ की फरीदाबाद के अध्यक्षा एवं पलवल के अध्यक्ष, साथ ही साथ फिजियोथेरेपी एसोसिएशन के पदाधिकारी, नर्सिंग काउंसिल के पदाधिकारी, फार्मासिस्ट काउंसिल के मेरे साथ, केमिस्ट एसोसिएशन के अधिकारी, डेंटल काउंसिल के सभी डॉक्टर्स, मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं तथा मुझे इस प्रोफेशन में उंगली पकड़ के चलना सिखाया और मेरे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर यदि किसी के साइन है तो डॉक्टर अजय कपूर, आज मैडम मीनू कपूर बैठी है, मेरे लिए तो गुरु के रूप में है। और मुझे जिन्होंने इस प्रोफेशन में खड़ा किया, डॉक्टर मीनाक्षी घई, डॉक्टर नरेंद्र घई, आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं इतना जानता हूँ कि इस प्रोफेशन में जुड़े मुझे 25 साल 30 साल हो गए। इतने ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस की डिमांड हिंदुस्तान में थी, लेकिन 70 साल में मेडिकल कॉलेजेस का हाल क्या था। कर्नाटका और आंध्रा के अंदर हमारे बच्चे केवल मेडिकल कॉलेज करने जाते थे। आज जितने मेडिकल कॉलेजेस थे लगभग उनकी संख्या 3 गुना के आसपास इस सरकार ने पिछले 10 साल में की। उससे क्या है कि जो डॉक्टर्स
बड़े बड़े हॉस्पिटल चला रहे हैं, नर्सिंग होम चला रहे हैं, उनके प्रोफेशन में उनके बच्चों को उसी प्रोफेशन में आना ही होता है। तो कहीं ना कहीं सीटें इतनी कम होती थी कि हम लोगों को अपने बच्चों को केवल एक ही निगाह दिखती थी कि कर्नाटका में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, आंध्रा में कौन कौन से कॉलेजेस हैं। लेकिन आज मैं इतना जानता हूँ कि फरीदाबाद जैसे शहर में भी ESI मेडिकल कॉलेज है। दूसरा कॉलेज अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज जो गोल्डफील्ड के नाम से था, हरियाणा सरकार ने उसको टेक ओवर कर लिया है। इस साल से उसके भी एडमिशन आपको फरीदाबाद में। तो मैं सोचता हूँ कि फरीदाबाद के भी लगभग 200 बच्चे हर साल फरीदाबाद से भी करते हैं। गुड़गांव में अलग मेडिकल कॉलेज आया, पानीपत में अलग मेडिकल कॉलेज आया, पंचकुला में अलग मेडिकल कॉलेज आया। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हर जिले को एक मेडिकल कॉलेज बनाने की जगह उपलब्ध कराई और आने वाले इस 1.5 साल के अंदर आप देखेंगे हरियाणा के अंदर लगभग जो हम इस प्रोफेशन में देखते हैं 19 नए मेडिकल कॉलेजेस हम हरियाणा के अंदर देंगे। नर्सिंग कॉलेजेस का ये हाल था कि जब सरकार ने चार्ज लिया तो हरियाणा में कुल 22 नर्सिंग कॉलेजेस थे और आज 100 से पार है। फार्मेसी कॉलेजेस कुल 54 थे, आज 153 है। अब ये देखिए डेंटल कॉलेजेस, जितने भी मेडिकल प्रोफेशन के लिए लोग कर्नाटका और आंध्रा को प्रेफर करते थे, आज वापस सब लोग हरियाणा की तरफ देख रहे हैं। तो ये इसलिए है कि प्रधानमंत्री जी की एक सोच है कि जितना भी ज्यादा हम मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करा पाएंगे, देश उतना ही हमारा सुरक्षित है। और आप लोग सब जानते हैं कि देश का मान सम्मान तो प्रधानमंत्री जी की रहनुमाई में आप सब लोगों के बच्चे बाहर जाते हैं, सब लोग बाहर जाते हैं। पहले भी आप सब लोग बाहर जाते थे, क्या एक रिस्पेक्ट थी और आज हमारी क्या इज्जत है, ये आप सब लोग जानते हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ ना बोलते हुए केवल आप सब लोगों से, क्योंकि मैं सबसे जूनियर हूँ, सब लोग मैंने 7 साल एज ए MR भी काम किया, तो ज्यादातर डॉक्टर सुरेश अरोड़ा, डॉक्टर पुनीत हसीजा और सब लोग डॉक्टर पाशी बैठे हैं। मैं बैग लेकर के 7 साल आप लोगों के प्रोफेशन में एज ए MR भी आता रहा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फरीदाबाद के अंदर सब लोगों ने अच्छे से काम किया और कोरोना काल के अंदर मुझे इतना पता है फरीदाबाद के अंदर जितनी एक इंसानियत के साथ काम किया गया वो सबका काबिले तारीफ है। मैं सब लोगों को साधुवाद करते हुए अपनी स्थान लूंगा और एक ही आग्रह करूंगा कि आप सब लोग 25 तारीख को वोट डालने जरूर जाएं, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोगों में एक छोटी सी दिक्कत ये रहती है कि मैं शाम को डालूंगा, शाम होते होते कोई और काम पड़ गया तो वो वोट रह गई। लेकिन आप सब लोगों से आग्रह है कि आप सबसे पहले 7 बजे मतदान शुरू होगा, पहले सबसे पहले उठिए, जाकर के वोट डाल के आइए, उसके बाद नाश्ता करिए और उसके बाद अपने मित्र प्रेमियों को 10-10 लोगों को जरूर फोन करके पूछें कि तू वोट डाल के आया, नहीं डाल के आया। यही देश के लिए, यही राष्ट्र के लिए, यही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमें करना है। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी का। हमारे बीच में फरीदाबाद जिले के अध्यक्ष राजकुमार वोरा जी आए हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका। मैं डॉक्टर CK मिश्रा जी को, डॉक्टर AK अग्रवाल जी को होम्योपैथी से हैं, डॉक्टर गुलशन अरोड़ा पलवल से, डॉक्टर कौशिक फिजियोथेरेपी और डॉक्टर राजीव गुब्बर जी को मंच पे आमंत्रित करूंगा। वो मूवमेंट तो देकर हमारे जिला अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है आपका गौरव जी। अरे यार मैं सच ही बता रहा हूँ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, बजती रहनी चाहिए तालियां। साथियों, हमारे बीच में जूनागढ़ जामनगर से संजय कवोडिया जी आपके बीच में आए हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। विधायक हैं वहां के। मैं भी अपनी समस्त चिकित्सा प्रकोष्ठ की तरफ से आपका फरीदाबाद पहुंचने पर अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आपको नमन करता हूं। इसी बीच में डॉक्टर अंशुल सचदेवा जी को, डॉक्टर दिनेश पाल जी को, डॉक्टर परिमल जी को, डॉक्टर संजय वर्मा जी को, डॉक्टर सुनील पाराशर जी को और डॉक्टर विश्वपाल आर्य जी को मंच पे आमंत्रित करूंगा। डॉक्टर रेखा पाठक जी को भी मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा और वो भी
संजय जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। डॉक्टर रेखा जी, मेरी आवाज सुन रहे हो तो डॉक्टर रेखा जी। देखो मैम आ जाओ प्लीज। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे बीच में आए, बहुत बहुत आभार आपका। अब इसी कड़ी में मैं हमारे डेंटल एसोसिएशन के प्रधान डॉक्टर गजेंद्र जी को मंच पे आमंत्रित करूंगा। कृपया 2 मिनट के लिए वो भी मंच को संबोधित करें। समय का अभाव है मंत्री जी का, तो थोड़ा कृपया समय का ध्यान रखते हुए मैं आपको मंच पे आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर गजेंद्र जी। मंच पर विराजमान हमारे आज के गणमान्य अतिथिगण, विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं हमारे फरीदाबाद से, और हमारे पूरे फरीदाबाद क्षेत्र से आए हुए मेरे डॉक्टर बंधुओं, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए बस आप सबसे यही अपील करूंगा कि हम सबको मिलके कृष्णपाल गुर्जर जी को ज़्यादा से ज़्यादा, पिछली बार रिकॉर्ड बनने में थोड़ा सा कुछ कसर रह गई थी, तो अब की बार वो भी कसर दूर हो जानी चाहिए। और आप तालियों की गड़गड़ाहट से ये दिखा दें कि भाई हम बिल्कुल पूरी तरह साथ हैं। और हम इंडियन डेंटल एसोसिएशन की तरफ से सर हम पूरी तरह से आपके साथ हैं और आपके साथ चलने को तैयार हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में GL शर्मा जी भी है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पलवल से संतोष जी से आमंत्रित करूंगा, कृपया वो मंच पे आए। डॉक्टर हरि सिंह डागर जी वो भी मंच पे आए। डॉक्टर अंशुल सचदेवा जी और डॉक्टर सुनील पाराशर जी को मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा कि GL शर्मा जी को वो मोमेंटो देकर और उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी बड़ी बहन सीमा तिरका जी को मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा, कृपया वो आए और आप लोगों को संबोधित करें। बहन जी सीमा तिरका जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बहन जी का। आज के इस कार्यक्रम में ऐसे लोग उपस्थित हैं, एक संबोधन देना चाहिए ना, पहले मंच वालों के नाम लो फिर सामने वालों के नाम लो, तो समय नहीं निकालना। इधर भी मोदी जी का परिवार है और इधर भी मोदी जी का परिवार है। ये अलग बात है कि इधर वाले मोदी जी के परिवार में मोदी जी ने गुजरात वाले परिवार के भी लोग भेज दिए कि एक बार देख कर आओ हरियाणा के फरीदाबाद में क्या चल रहा है। ये हमारे पर कैमरा है, ये ध्यान रखना, हमारी एक एक फीडबैक वहां जाके लाइव देने वाले हैं। तो दोनों मोदी के परिवार आमने सामने बैठे हैं और मैं एक बहुत छोटी सी कम बात में बात अपनी पूरी करूंगी, आदरणीय कृष्णपाल जी बोलेंगे। मुझे लगता है कि 2 लोगों की जरूरत ना सबको होती है, राजनीतिक आदमी की जरूरत सबको नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन डॉक्टर और वकील हर आदमी को चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए बता दो। जब भी दांत दर्द होता है तो हम ढूंढते हैं कि कहाँ है डॉक्टर पृथ्वी, ढूंढते ही शहर के सारे लोग ढूंढने लगते हैं, है ना। और जब किसी को अल्ट्रासाउंड जाना होता है तो डॉक्टर रीमा कहाँ है, ऐसे करके ढूंढते हैं सारे लोग। लेकिन डॉक्टर और वकील के पास लगभग हर परिवार का संपर्क होता है। और मैं ये बात मानती हूँ, जो देश की सभी नागरिकों की सेहत की चिंता करते हैं तो उनको देश के स्वाभिमान की भी चिंता करनी है, उनको देश के स्वावलंबन की भी चिंता करनी है। खाली फिजिकल हेल्थ नहीं, कंट्री हेल्थ भी हमारे और हैंड्स में है। तो मैं समझती हूँ मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि आज जो भारत इतना रिष्ट पुष्ट है, हेल्दी है, आज का इंडिया हेल्दी है, बीमार इंडिया नहीं है हमारे पास। और ये जो इंडिया की हेल्थ पूरे वर्ल्ड में दिखाई दे रही है, आज इंडिया की हेल्थ ऐसे है कि
कि हम ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते हैं, तो आज हमारे मोदी जी पिछले 2.5 साल में कितने देशों को कोरोना की मदद दे चुके हैं या नहीं? आप लोग सर्जरी करते हैं, तो मोदी जी की सर्जरी भी बता देती हूँ। मुझे जो सबसे अच्छी सर्जरी उनकी लगी, वो सर्जरी उनकी वो थी कि जब इतनी बड़ी लड़ाई चल रही थी और उस लड़ाई में मोदी जी प्रधानमंत्री बोलते हैं दोनों देशों को कि आप लोग रुक जाइए, मेरे स्टूडेंट्स और मेरे बाशिंदे यहाँ हैं, उनको निकलना है। तो वो जो लड़ाई थी वो रोक दी जाती है और वो देश जो कि हमारे खिलाफत में रहता है, पाकिस्तान, उनके बच्चे और उनके नागरिक भी इसी तिरंगे की छाया में सुरक्षित अपनी अपनी जगह पहुंचते हैं। तो मैं समझती हूँ कि मुझे कम शब्दों में आपको मैंने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करी है कि देश के स्वाभिमान के लिए, देश की सेहत के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति आगे बढ़ा सकता है, वो है मोदी जी। और लास्ट पॉइंट जरूर आपके साथ साझा करूंगी, जो अभी धनेश अदलखा जी ने कहा, 25 तारीख को कोई ट्रिप नहीं रखना, कहीं आना जाना नहीं है। अपना और अपने पेशेंट्स की, अपनी फैमिली की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस गली में रह रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन अपने साथ अपने पेशेंट्स को भी कन्विंस करें कि वोट फॉर मोदी और जाकर के वोट जरूर डाल के आए। मैं वकीलों के पास भी जाती हूँ कोर्ट में, तो मैं कहती हूँ तुम्हें कहने नहीं आई, तुम्हारे क्लाइंट्स के लिए संदेशा लाई हूँ। तो आज आपके साथ तो साझी कर रही हूँ बात, आपके पेशेंट्स के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आपने पुनीता हसीजा ना, डॉक्टर से पॉलिटिकल पुनीता हसीजा बदलती जा रही है, तो मैं आप सबको भी बधाई देती हूँ। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बहन जी का। अब इसी कड़ी में मैं फरीदाबाद के लोकप्रिय सांसद, केंद्रीय मंत्री, हमारे सुख दुख के साथी आदरणीय श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा और जोरदार तालियों के साथ दोनों हाथ उठा के मंत्री जी का स्वागत करेंगे आप लोग। मंत्री जी, आज के इस डेंटल सर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट, होम्योपैथी, नर्सिंग, फार्मासिस्ट, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इन सब के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई राजकुमार बोरा जी, हमारी बटकल की लोकप्रिय विधायिका और हरियाणा में शिक्षा मंत्री बहन सीमा त्रिखा जी, हमारे यहाँ के लोकसभा का काम देख रहे गुजरात के बहुत ही वरिष्ठ नेता और जूनागढ़ से फिलहाल में एमएलए भाई संजय जी कोरडिया, हमारे यहाँ के निवर्तमान मेयर विजय सुमन बालाजी, भाई धनेश अदलखा जी, हमारी भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर पुनीता हसीजा जी, डॉक्टर राकेश सेठी जी, जीएल शर्मा जी और आए हुए सभी यहाँ पर महानुभाव भाइयों बहनों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, आप जानते हैं कि 18वीं लोकसभा के लिए 25 मई को वोट डाले जाएंगे। वो छठे दौर का मतदान होगा, उसके बाद 1 जून को आखिरी मतदान होगा, 7वें चरण का। मैं कोई लंबी चौड़ी बात कहने नहीं आया, क्योंकि आप सब पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं। आपने इन 10 सालों को भी बहुत बारीकी से जांचा और परखा है, और इससे पहले की जो सरकार के काम थे उनको अभी आपको अनुभव पूरा है। अगर उसमें विस्तार से जाऊंगा तो ना इतना समय मेरे पास है ना आपके पास है, और उन सब बातों से आप वाकिफ हैं। मोदी जी के आने से पहले देश निराशा के दौर से गुजर रहा था।
अविश्वास का माहौल पैदा हो गया था। और होता भी क्यों नहीं? कहते हैं जब माली बाग को उजाड़ने लगे और जब बाड़ी खेत को खाने लगे तो क्या बाग करेगा, क्या खेत करेगा। ये हालत अपने देश की हो गई थी। देश के लोग बहुत शर्मिंदा थे कि जिनके हाथ में हमने खजाने की चाबी दी वही खजाने को लूटने में लग गए और लूट में वो जेल जाने लगे। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा चूर चूर हो गई। निर्णय नहीं हो पाते थे क्योंकि अस्थिर सरकार थी, कोलिशन की सरकार थी। और उस समय आपने देखा होगा जितने भी प्रोजेक्ट थे सब अटक गए थे। अब उसकी एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन क्योंकि जो क्लियरेंस थी, चाहे वो एनवायरनमेंट की क्लियरेंस थी, चाहे फॉरेस्ट की क्लियरेंस थी, वो फाइलें निकलती नहीं थी जब तक नटराजन टैक्स नहीं दिया जाता था। आपको मालूम है उस टाइम नटराजन टैक्स करके बहुत मशहूर हुआ था। सालों तक फाइल नहीं निकलती थी, प्रोजेक्ट डिले हो गए थे, उनकी कॉस्ट बढ़ गई थी, बैंक एनपीए हो गए थे, बैंकों की हालत भी खस्ता हो गई थी। और इन 10 सालों में बैंक कहां पहुंचे ये सब आपको जानते हैं। अब मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, बहुत लंबी बहस हो जाएगी। ऐसे में जब दलों से और नेताओं से लोगों का विश्वास गिरने लगा था, उस विश्वास को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी का भावी प्रधानमंत्री का चेहरा बनाकर लोगों के बीच में भेजा। लोगों को एक उम्मीद नजर आई क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो गुजरात का था वो बहुत बेहतरीन था। सारा देश उनके काम करने के तरीके से, गुजरात को जिस तरह से उन्होंने गुजरात को ऊपर उठाया, तो देश को उम्मीद लगी। और उस उम्मीद के सहारे लोगों ने 30 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार दी। और उसके बाद लोगों ने जो बदलाव देखा देश में, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा कैसे बढ़ने लगी, कैसे कामों में गति आने लगी, भारत की अर्थव्यवस्था भी बदलने लगी और भारत की सांस्कृतिक विरासत भी आगे बढ़ने लगी। तो पहला चुनाव उम्मीद पे हुआ। मोदी जी उम्मीद पर खरे उतरे। इन्होंने क्या क्या कहा पता है, चाय वाला, ये वाला। दूसरा चुनाव भी यही हुआ, लेकिन जिन्होंने खजाने को लूटा उन्होंने मोदी जी को चौकीदार कह के चोर कह दिया। जो खुद चोर थे लोगों को अच्छा नहीं लगा। दूसरे चुनाव में लोगों ने मोदी जी पर फिर भरोसा किया, विश्वास किया और पहले से ज्यादा सीटों के साथ उनको दोबारा देश की बागडोर सौंपी। और जो हमारे वैचारिक संकल्प थे जनसंघ से लेकर भाजपा तक, क्या था कि हमको मौका मिलेगा तो हम 370 को समाप्त करेंगे, हमको मौका मिलेगा तो बांग्लादेश पाकिस्तान से जो प्रताड़ित हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, कोई भी है और वर्षों से भारत में रह रहे हैं, उनको कानून बनाकर हम भारत की नागरिकता देंगे। वो भी किया। तीसरा हमारा वैचारिक संकल्प था, अगर हमको मौका मिलेगा तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बनाएंगे और भगवान रामलला को वहां प्रतिष्ठित। वो भी वैचारिक संकल्प देखते देखते पूरा हुआ।
लोग क्या क्या कहते थे, हो नहीं पाएगा, दंगे हो जाएंगे। तो ये क्योंकि समय का मैं थोड़ा करना चाहता हूं। अब एक चौथा वैचारिक संकल्प भारतीय जनता पार्टी का बचा है। वो क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, एक देश एक काम। वो मोदी जी ने अपनी गारंटी में कह दिया है कि तीसरी पारी में देश को दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत भी बनाऊंगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लेके आऊंगा। तो इसलिए मोदी जी पर भारतीय जनता पार्टी का लोगों का भरोसा क्यों नहीं बढ़ेगा? जो कहा था वो करके दिखाया। और आप सिर्फ यही नहीं कि आर्थिक तौर पे देश, सांस्कृतिक विरासत को कैसे मजबूत किया है। सिर्फ अयोध्या नहीं, आप काशी को देखो, आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ, उज्जैन के महाकाल को देखो। सबका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, सबको राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा जा रहा है। यानी कि देश की सांस्कृतिक विरासत को भी साथ साथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं खास तौर से अब मैं आंतरिक सुरक्षा की बात करूं, देश की सीमाओं की बात करूं, एम्स कितने थे, आज कितने हो गए, आईआईटी कितनी थी, मेरे पे आंकड़े हैं कि कितनी हो गई, आईआईएम कितने थे, आज कितने हो गए, ट्रिपल आईटी कितनी थी, आज कितनी हो गई, आईटीआई कितनी थी। हर मालूम है आपको, हर रोज एक आईटीआई बनती है, 15,000 आईटीआई बनती है हर रोज देश में। और यही नहीं, हाईवे देखो, तिगनी गति हो गई हाईवे की। रेलवे का दोहरीकरण देखो, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन देखो, दुगना और तिगना हुआ है। वंदे भारत जैसी ट्रेन देखो, साफ सफाई देखो, उनकी स्पीड देखो। मोबाइल 2014 से पहले भारत 8 लाख करोड़ के आयात करता था। आज भारत मोबाइल बनाने वालों में दुनिया में दूसरे नंबर का देश बन गया। ऐसा है कि नहीं, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आज भारत ने जर्मनी को पीछे छोड़ दिया। हर क्षेत्र की चर्चा मैं नहीं करना चाहता। पहले मेडिकल कॉलेज कितने थे, आज कितने हो गए 10 सालों में। यूनिवर्सिटी कितनी थी, आज कितनी हो गई। एमबीबीएस की सीटें दोगुनी हो गई, एमडी की सीटें दोगुनी हो गई। मतलब हर चीज स्पीड के साथ हुआ है। सबके आंकड़े हैं, ये मेरे कहने से ऐसा नहीं है, ये हुआ है जमीन पर। अब मैं आगे चलता हूं। ये देश 11वें से 5वें पे इसलिए नहीं पहुंचा, वरना तो इस देश की का अर्थशास्त्री बहुत बड़ा मनमोहन सिंह 10 साल देश का प्रधानमंत्री रहा, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था से 11वें से 11वें पर ही छूट के गया, क्योंकि निर्णय नहीं कर पाते थे। और जिसको चाय वाला कहते थे, उसने भारत को 11वीं से 5वीं पे पहुंचा दिया, क्योंकि उनका मिशन है नेशन फर्स्ट, वो देश के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सारी बहुत लंबी कहानी है। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मोदी जी को आपने एक पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार दी, इसलिए फैसले हो पाए। अगर नहीं होती तो मोदी जी भी कुछ नहीं कर पाते। ये स्थिर सरकार की ताकत है जो मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया। आप जानते हैं, जिस तरह भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तेजी से, कोरोना के बावजूद भी इतना बड़ा संकट आया, लेकिन मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी से नहीं उतरने दिया। और आज हम कहते हैं ऐसा नहीं है, मोदी जी कहते हैं ऐसा नहीं है। आप दुनिया के जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं बड़े बड़े, अगर उनके आर्टिकल पढ़ते हो तो सबका ये कहना है, और साथ में जो दुनिया की अर्थव्यवस्था का आकलन करने वाली संस्थाएं, चाहे वो IMF है, उसका मॉर्गन स्टैनली है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है, सबका ये कहना है कि 2028 में भारत जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बन जाएगा। तो ये बढ़ता हुआ भारत है। दशकों का बाद देश का नेतृत्व एक मजबूत सरकार के नेता, मजबूत व्यक्ति के हाथों में आया है, जिसमें निर्णय करने की क्षमता है, ताकत है। क्योंकि जो कुछ करेंगे देश के लिए करेंगे। अब मैं
आखिरी बात पे, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप ओपिनियन मेकर हैं, आप वोटर नहीं हैं। जो मेरे सामने बैठे हैं सब ओपिनियन मेकर हैं। अब एक बात बताइए, आज सोचिए इस देश में एक पार्टी और एक नेता, बीजेपी और मोदी जी के अलावा किसी की हैसियत इतनी बची है जो अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना ले देश में? है कोई? नहीं बना सकते। इसलिए सारे एक हो गए मोदी को हटाने के लिए। वो एक होकर मोदी को हटाना चाहते हैं, मोदी देश को बढ़ाना चाहता है। और कांग्रेस की हालत आज क्या है? आधी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उसमें भी सिर्फ इज्जत बचाने की लड़ाई है। खतरा यह है कि 50 से नीचे ना रह जाएं, इसलिए इस चक्कर में 2-4 ऊपर आ जाएं। इतनी लड़ाई, इतनी हैसियत कांग्रेस की रह गई है। और वैसे भी देखिए, ये ठगों का गठबंधन है, इंडिजो अलायंस है। आपने देखा होगा अभी इनका अलाई फारूक अब्दुल्ला क्या बोलता है, पढ़ा होगा ना आपने, कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, बोला है ना? बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मोदी जी ने क्या कहा? नहीं पहना तो पहना देंगे। मतलब इनके गठबंधन के साथी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, ये खुद भी बोलते हैं। सैनिकों के पराक्रम को ये, उनके हौसलों को पस्त करते हैं। अब मैं दूसरी बात यहां, आंतरिक सुरक्षा देखिए। मैं एक छोटा उदाहरण, मोदी जी के आने से पहले हम रोज देखते हैं देश में रोज दंगे, कर्फ्यू, बम ब्लास्ट, लावारिस वस्तु का विज्ञापन टीवी पे बार बार, अखबार में रोज आता था। ईमानदारी से आकलन करो, मोदी जी के आने के बाद देश में कोई दंगा, कर्फ्यू, छुटपुट घटना छोड़ दो। कश्मीर घाटी में हालत ये थे कि वहां के जो आतंकवादी थे हमारी सेना के सिपाही के चेहरे पे थूकते थे, पत्थर फेंकते थे। आज कोई माई का लाल मोदी के रहते हमारे सैनिक के मुंह पर थूकने की हिम्मत नहीं कर सकता, पत्थर नहीं फेंक सकता। ये हालात बदले। अभी मैं आ रहा था, मैंने देखा था कांग्रेस का एक होर्डिंग है, हाथ बदलेगा हालात। अरे 50 साल में तुमने देश की हालात क्या बदले? देश की हालत पूरी कर दी तुमने। रोज देश में दंगे, कर्फ्यू, भ्रष्टाचार, घोटाला, मंत्री जेल जाता था, देश की अर्थव्यवस्था का दिवाला पीट दिया था। 50 साल में तुमने देश के हालात नहीं बदले। ये देश जानता है, लिखने से हालात नहीं बदलेंगे। जब लोगों ने तुम्हें करने का मौका दिया तब तुमने क्या किया? क्योंकि ये आतंकवादियों को सह देते थे, बेईमानों को सह देते थे। मोदी जी जेल देते हैं, उनको सजा देते हैं। इसलिए हालात बदले हैं। तो इसलिए ये सारी बातें हैं। अभी आप देखते हैं जैसे कोई परिवार का मुखिया होता, माँ बाप होते हैं, अगर उनका बच्चा कभी संकट में फंस जाए कैसा, लेकिन माँ बाप उसको संकट और मुसीबत से निकालने के लिए अपना पूरी ताकत लगा देता, जी जान लगा देता, मेरा बच्चा संकट से निकल आए। मोदी जी ने भी इस देश में देश के नागरिकों के लिए वही किया है जो माँ बाप अपने बच्चे के लिए करता है। कोरोना में देश के लोग संकट में फंसे, करोड़ों लोग, फ्लाइट बंद हो गई थी, हजारों फ्लाइट चलाई थी, 60-70 हजार करोड़ों भारतीयों को देश में वापस लेके आए थे। खाड़ी का युद्ध हो, सूडान का युद्ध हो, यूक्रेन रसिया का युद्ध हो, तब भी एक एक भारतीय को सुरक्षित निकाल कर लाने वाले नरेंद्र मोदी हैं। अभी आपने देखा हुआ मतलब कैसे हर भारतीय की वो चिंता करते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं,
अभी भारत के 7 सेना के अधिकारियों को कतर में उन्होंने जासूसी में उनको फांसी की सजा दे दी, लेकिन मोदी जी ने फांसी की सजा भी माफ कराई और उनको वहां से निकाल कर भी लाए। कोई करता है? मतलब हर भारतीय की कैसे चिंता करते हैं। अभी अगर मैं बहुत उदाहरण पाऊंगा समय लग जाएगा। मैं तो यही पूछ रहा हूं, आज किसी में ताकत नहीं है स्थिर सरकार देने की। देश ने अस्थिर सरकारों का खामियाजा बहुत लंबे समय तक भुगता है। अब सवाल यही है कि इस देश को एक स्थिर सरकार और मजबूत नेतृत्व देने के लिए वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उसका नेता नरेंद्र मोदी दे सकता है। मैं गांवों में जाता हूं, पूछता हूं लोगों से, मुझे बताओ भाई, आप किसी ऐसी बारात में गए हो जिसमें दूल्हा ना हो? किसी ऐसी गाड़ी में बैठे हो जिसका ड्राइवर ना हो? इनका तो ना दूल्हा है ना गाड़ी का ड्राइवर है। और हमारी गाड़ी का ड्राइवर दुनिया का सबसे बेहतरीन ड्राइवर है नरेंद्र मोदी, जिसकी गाड़ी में बैठकर हर भारतवासी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। मैं भी ये भी पूछता हूं, एक तरफ मोदी है तो आपको लोगों से समर्थन चाहिए, तो ये तो बताना पड़ेगा मोदी नहीं तो कौन? फिर देश के लोग फैसला करेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है तुम बताओगे नहीं, कोई नहीं, तो ये भी नहीं बता रहे भाई मोदी नहीं तो मोदी की जगह कौन? ये तो देश पूछेगा ना। लेकिन नहीं है, कोई चेहरा नहीं है उनके पास। होता तो अब तक बता देते हैं, क्योंकि वो ये भी जानते हैं जितने चेहरे उनके पास हैं सब 12 लाख करोड़ के घोटालों में जेल से जमानत पर आए हुए हैं। कालिक पुती हुई है घोटालों के चेहरों पर। और वो ये भी जानते हैं अगर तुमने कोई चेहरा बता दिया तो जो लुटिया 4 जून को डूबनी है, चेहरा बताते ही डूब जाएगी। इसलिए नहीं बता रहे हो कि 4 तारीख तो सपने ले ले, इसलिए नहीं बता रहे हो, जानते हैं। अरे चेहरा होता तो कोई ऐसा मामला है कि नहीं बताते? नहीं है। तो मैं इतना कहना चाहता हूं, ना उन पे चेहरा है और चरित्र सारे देश ने उनका देखा ही है। हमारे पास चेहरा भी है, बताने के लिए काम भी है, और हमारे नेताओं का चरित्र भी है जो उनके पास नहीं है। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, मैं तो हाथ खड़ा कराता हूं गांवों में, शहरों में नहीं। मैं लास्ट में ये पूछता हूं, देखिए ये वोट देना मन का सौदा होता है, दिल जो कहता है आदमी वही करता है। तो मैं उनसे पूछता हूं, मैं कि आप आए हो सारे, मुझे दिल से बताओ कि आपका दिल क्या कहता है? आपका दिल क्या कहता है कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा? तो सारे हाथ उठाते बनेगा कि तीसरी बार मोदी ही प्रधानमंत्री बनेगा। फिर मैं उनसे कहता हूं लेकिन मोदी जब बनेगा जब उसका उम्मीदवार कृष्णपाल जीतेगा। जीतेगा। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि सांसद आए नहीं और मोदी जी प्रधानमंत्री, तो मोदी के लोग जीत के जाएंगे तभी तो मोदी बनेगा। ये आपको भी मालूम है, गांव वालों को भी मालूम है। तो इसलिए मुझे मालूम है आपका एक एक वोट कमल के फूल पे जाएगा। आज मेरा आने का मतलब ये था कि हमने वोट जरूर डालनी है, कितनी भी गर्मी हो। और किसके लिए डालनी है? जिसने अपना जीवन पूरा देश को दे दिया, नरेंद्र मोदी। तो इसलिए उस व्यक्ति ने पूरा जीवन देश के लिए दिया है, हम एक दिन उसको नहीं दे सकते। तो इसलिए मैं कहने आया हूं कि 25 मई को कितनी भी गर्मी हो, देखिए 23 साल में जिस आदमी ने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली हो, जो 11 दिन नारियल पानी पे रहकर जमीन पर सोकर भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराता हो, जो 9 दिन नवरात्रों में सिर्फ जल पे रहता हो, कहीं देखा ऐसा व्यक्ति? प्रधानमंत्री तो बहुत देखे हैं,
लेकिन ऐसा नहीं देगा। तो इसलिए हमको वोट डालनी भी है और डलवानी भी है। और देखिए, सिर्फ आपकी वोट नहीं है, मैं जानता हूं जो यहां बैठे हुए हैं सबके पीछे 500-500 हजार वोट है, और आपके मोबाइल पे सबके नंबर हैं। इसलिए आपने जहां भी आपका संबंध है, अभी जहां जहां चुनाव रह गए हैं, आपके संबंध फरीदाबाद में थोड़ी हैं, और प्रदेशों में भी है। सबको ये कहना कि देश हित में, एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए, एक मजबूत सरकार के लिए, एक मजबूत नेता के लिए, देश हित में, एक विकसित भारत के लिए, एक श्रेष्ठ भारत के लिए। आपको मालूम है श्रेष्ठ भारत का सपना किसने देखा था? आज से 100 साल पहले एक नरेंद्र हुआ था, स्वामी विवेकानंद कहलाया आदमी। उसने श्रेष्ठ भारत का सपना देखा था। 100 साल के बाद इस देश को एक और नरेंद्र मिला है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो उस नरेंद्र के श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने के लिए दिन रात बिना रुके, बिना थके, बिना छुट्टी लिए रात दिन काम कर रहा। आइए, एक विकसित भारत के लिए, एक श्रेष्ठ भारत के लिए, एक विश्व गुरु भारत के लिए हम 25 तारीख को कमल का बटन दबाएंगे भी और लोगों से दबवाएंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद मंत्री जी का। मैं भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ जिला फरीदाबाद पलवल की तरफ से आपका पुनः यहाँ पहुँचने पर बार बार अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और सभी साथियों से गुजारिश करता हूँ कि मोदी जी का जो संकल्प है 400 पार का, उसे पूरा करने का संकल्प आप सभी लेकर, हाथ उठाकर लेके जाएंगे कि हम मोदी जी का ये संकल्प पूरा करेंगे। कितने लोग हाथ उठाएंगे? मंत्री जी, हम भी आपको आश्वासन देते हैं कि हम अपना बेस्ट करके आपको मतलब 10 लाख पार कराएंगे और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। ये हमारा वादा है आपसे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत आप सभी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, वंदन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब भी बहुत मेहनती और रात दिन मेहनत करने वाले इंसान है। पलवल में इन्होंने बहुत अच्छा मतलब अपना चिकित्सा प्रकोष्ठ का जो भव्य प्रचार कर रहे हैं भाजपा पार्टी का, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।